तो इस लेक्चर में हमें मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ना है। देखिए, गैल्वेनोमीटर आपके बोर्ड के एग्जाम में इस पर दो चीजें पूछी जाती है। एक तो ये गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग। दूसरा पूछा जाता है कि इस गैल्वेनोमीटर को किस तरीके से अमीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो मैंने आपको जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर था उसमें वो पढ़ाया था कि किस तरीके से गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, इसकी वर्किंग क्या होती है और ये किस तरीके से ये मेजर करता है। तो चलिए, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि गैल्वेनोमीटर का काम क्या है। गैल्वेनोमीटर का काम है कि किसी भी कहीं पर भी इलेक्ट्रिसिटी अगर फ्लो हो रहा हो तो उसको डिटेक्ट करना। जनरली लोग कर देते हैं कि मेजर करने के लिए, सही मायने में ये मेजर करने के लिए नहीं बल्कि डिटेक्ट करने के लिए होता है। क्योंकि अगर मेजर करने के लिए होगा तो इसकी कैपेसिटी बहुत कम होगी। अबाउट 40 to 50 मिली एम्पियर में ये मेजर कर पाता है ना। तो बहुत छोटे अमाउंट ऑफ करंट को ये मेजर कर सकता है। सही मायने में इसका यूज किया जाता है करंट को डिटेक्ट करने के लिए कि कैसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है या नहीं फ्लो हो रहा है। तो उसके टर्मिनल्स को जब हम इस अच्छा, गैल्वेनोमीटर से अर्थिंग को डिटेक्ट करने के लिए। नहीं नहीं नहीं, करंट को डिटेक्ट करने के लिए, किसी वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा है और उससे हमने गैल्वेनेटर को अटैच किया तो ये क्या होगा, ये जो पॉइंटर है ना, ये पॉइंटर में डिफ्लेक्शन शो होगा। अगर उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है तब भी इसमें डिफ्लेक्शन शो होगा। इज इट क्लियर? अच्छा, तो जैसे जो अर्थिंग आती है, जैसे कभी गिरी दीवारों में, उसको डिटेक्ट करने के लिए सवाल नहीं कर सकते इसका। नहीं नहीं, जब तक आप सर्किट कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक के लिए नहीं है ये, है ना। सर्किट कंप्लीट होगा ओ। तब होता है। तो वो एक्चुअल में जो दीवारों में अर्थिंग आती है ना, वो अर्थिंग का मतलब ये होता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी आती है कम अमाउंट में आती है, उसको तो मेजर कर ही सकता है, उसको डिटेक्ट कर सकता है। इसलिए आप कभी भी किसी इलेक्ट्रिक जो मैकेनिक होते हैं उनके पास देखेंगे गैल्वेनोमीटर वो लिए रहते हैं। देखिए, अमीटर जैसा ही होता है लेकिन ये जनरली ब्लैक कलर का होता है और ये जो पॉइंटर होता है बड़ा पतला सा पॉइंटर होता है जो कि बहुत जल्दी डिफ्लेक्ट करता है। ये जो पॉइंटर है बहुत जल्दी डिफ्लेक्ट करता है। अब स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट अगर इसको मिला तो इसमें डिफ्लेक्शन आपको शो होगा। अब समझते हैं इसका कंस्ट्रक्शन क्या है। तो देखिए, कंस्ट्रक्शन में ये है कि ये एक मैग्नेट होता है। ये पूरा क्या है, ये मैग्नेट है, ये जो ब्लैक कलर से बना हुआ है। इसको मैं कर देता हूँ। ये जो है, जो घोड़े की नाल जैसा है, ये मैग्नेट होता है। और मैग्नेट की वजह से क्या होगा कि एक तरफ होगा नॉर्थ पोल, एक होगा साउथ पोल। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड वर्क करेगा। पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि किसी इलेक्ट्रिक करंट लूप पर टॉर्क किस तरीके से वर्क करता है। तो वहां पर मैंने कैसे बताया था कि मान लीजिए अगर आपको ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है, ये एक साउथ पोल है और यहाँ पर आपने एक करंट कैरिंग लूप रख दिया। तो इस लूप पर क्या करता है, ये रोटेट करता है इस तरीके से। क्यों? क्योंकि उसमें जो करंट फ्लो होता है उस पर एक फोर्स दूसरे डायरेक्शन में और उसी इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स दूसरा डायरेक्शन में फ्लो करता है। और ये जो फोर्स है ये कपल का एक कपल फॉर्म हो जाता है। इस कपल की वजह से वहां पर टॉर्क प्रोड्यूस होता है। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगता है कि टॉर्क क्या लगता है। इसमें कैसे लगता है उसको समझते हैं पहले। एक बात और समझिएगा यहाँ पर कि यहाँ पर जो बीच में ये लिया गया है, जो कॉइल लिया गया है, एक्चुअल में ये सॉफ्ट आयरन कोर लिया गया है। यहाँ पर सॉफ्ट आयरन कोर का मतलब मैं आपको अलग से बना देता हूँ। सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है इस तरीके से, सिलेंड्रिकल फॉर्म, ये सिलेंड्रिकल फॉर्म हो गया। और इस पर क्या होता है कि कॉइल लिपटे होते हैं। जैसे अगर मैं इस पर कॉइल लिपटूं तो ये एक टर्न हो गया, इसी पर क्या होगा, दूसरा टर्न हो गया, इसी पर ये तीसरा टर्न हो गया, इसी पर ये चौथा टर्न होगा। तो क्या होगा, इसमें एन नंबर ऑफ टर्न होते हैं। जो आपको रेड कलर से दिख रहा है ये है सॉफ्ट आयरन कोर और इसके ऊपर ब्लैक कलर से क्या है, ये है कॉइल। जो आपने लूप जो है वो एन नंबर ऑफ लूप इसमें है। इस लूप में ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर करंट फ्लो करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर देखिए टर्मिनल से इसको ऐड कर दिया। तो ये जो इस छोटा सा बीच में सर्किल में आपको दिख रहा है सॉफ्ट आयरन कोर ब्लू ब्लू कलर से, उसी को मैंने यहाँ पर बनाया है। अब इसमें क्या करेंगे, जब आप करंट फ्लो होगा तो इसमें मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लगेगा और करंट फ्लो होगा तो इस पर फोर्स लगेगा जिसकी वजह से यहाँ टॉर्क प्रोड्यूस होगा।
मान लीजिए ये टॉर्क प्रोड्यूस हुआ, इसने इसको इस तरीके से रोटेट करना चाहा, ये इस पर टॉर्क जो टाउ है वो उसको रोटेट करना चाह रहा। तो आप ध्यान दीजिएगा कि नीचे लगा हुआ है स्प्रिंग, नीचे लगा हुआ है स्प्रिंग। तो जब आप इसको ये रोटेट करना चाहेगा, इसको रोटेट करेगा, तो स्प्रिंग क्या करेगा, उसको दोबारा से उसकी ओरिजिनल पोजीशन में रीगेन वापस लाने के लिए कोशिश करेगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि वहां पर वर्क करता है जैसे कि रेजिस्टेंस फोर्स है ना, या फिर ये कह दीजिए कि जैसे स्ट्रेस वर्क करता है। स्ट्रेस क्या होता है, मान लीजिए अगर कोई रॉड है, रॉड पर आप फोर्स लगा करके इसको डिफॉर्म करना चाहते हैं, तो ये डिफॉर्म होने का अपोज करेगा। वो कहेगा मेरी लेंथ पहले एल थी और बाद में भी एल होनी चाहिए। मान लीजिए आपने इसको डिफॉर्म करके यहाँ ला दिया, यहाँ तक ला दिया, L+1 कर दिया, तो ये क्या करेगा, जैसे आप ये फोर्स रिमूव करेंगे, ये वापस अपनी पोजीशन को रीगेन कर लेगा, वापस इसी फोर्स में आ जाएगा। वैसे ही क्या होता है कि जब किसी चीज को आप ट्विस्ट करते हैं, किसी स्प्रिंग को आप फील करिए, किसी स्प्रिंग को जब आप ट्विस्ट करेंगे, तो ट्विस्ट के बाद क्या करेगा कि वो रीस्टोरिंग टॉर्क लगाएगा। अगर आप अप्लाइड टॉर्क लगाएंगे, टॉर्क अप्लाइड करेंगे, तो वो क्या लगाएगा, रीस्टोरिंग टॉर्क। रीस्टोरिंग टॉर्क, ये रिस्टोरिंग टॉर्क क्या करता है, जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे रिस्टोरिंग टॉर्क भी बढ़ता जाएगा, है ना। जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाएंगे वैसे वैसे रिस्टोरिंग टॉर्क बढ़ता जाएगा। ये बात समझ में आई भाई ओम, रिस्टोरिंग टॉर्क समझ में आया? यस सर। ठीक है असद? यस सर। असद हाँ। अब देखो यस सर, यस सर, आ गया। रिस्टोरिंग टॉर्क की वैल्यू क्या होगी ये समझो। मान लीजिए मैं बात करता हूं कि ट्विस्ट यानी कि एंगल है ना, और रिस्टोरिंग टॉर्क है, रिस्टोरिंग टॉर्क। मान लीजिए हमने क्या किया कि जब उसको 1 डिग्री ट्विस्ट किया, तो उस पर सी अमाउंट ऑफ रिस्टोरिंग टॉर्क लगा। सी क्या है, टॉर्क है, और ट्विस्ट क्या है, जो लिखा है वो एंगल है। 1 डिग्री आपने उसको ट्विस्ट किया तो सी लगा। मान लीजिए आपने 2 डिग्री उसे ट्विस्ट किया, तो उस पर क्या लग जाएगा, बढ़ जाएगा, और मान लीजिए 2C लग गया। आपने उसे 3 डिग्री ट्विस्ट कर दिया और टॉर्क लगाया, तो वो क्या हुआ, 3C हो गया। जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे रिस्टोरिंग टॉर्क भी बढ़ता जाएगा। मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, 5 डिग्री उसे ट्विस्ट कर रहे हैं, तो रिस्टोरिंग टॉर्क कितना लगेगा, 5C लगेगा। इसका मतलब रीस्टोरिंग टॉर्क जो टाउ आर है वो क्या होगा, 5C होगा। क्लियर, समझ में आया भाई, रीस्टोरिंग टॉर्क। ओम, यस सर। तो यहां पर क्या है, टाउ आर इज द रीस्टोरिंग टॉर्क, आप लिख सकते हैं रीस्टोरिंग टॉर्क, और C क्या है, एंगल ऑफ ट्विस्ट, नहीं सॉरी C नहीं, यहाँ पर C एंगल ऑफ ट्विस्ट नहीं है, बल्कि यहाँ पर फाई है, यहाँ पर एंगल ऑफ ट्विस्ट, फाई है एंगल ऑफ ट्विस्ट, और C यहाँ पर है 1 डिग्री पर 2 डिग्री पर क्या है, रिस्टोरिंग टॉर्क है, तो आप इसे टॉर्क कह दीजिए। तो जो टोटल रिस्टोरिंग टॉर्क होगा वो होगा 5 × C। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो जो रीस्टोरिंग टॉर्क था, टाउ आर इज इक्वल टू 5 × C। अब बात करते हैं कि आखिर उस पर टॉर्क लग कितना रहा है ना। तो टॉर्क जो लग रहा है वो फॉर्मूला हमारा होता है NIBA साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा। यहाँ पर T इज द टॉर्क है, N क्या है, नंबर ऑफ टर्न, I करंट इन लूप, B मैग्नेटिक फील्ड, एंड ए है एरिया ऑफ क्वाइल, जिसको मैंने वहां पर बताया था स्मॉल a इंटू स्मॉल b, ठीक है। एंगल, ये जो थीटा जो एंगल होता है ना,
वो होता है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में, है ना। तो एंगल, अभी मैं आपको समझा भी देता हूं, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर ए कैप एंड बी मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा ये समझिएगा। एरिया वेक्टर का मतलब क्या हुआ, एरिया वेक्टर के मतलब हुआ जैसे आप जिस पेज पर लिख रहे हैं उस पेज पर पेन को खड़ा कर दीजिए वर्टिकली, तो वो जो पेन का डायरेक्शन है वो एरिया का वेक्टर है, उसे एरिया वेक्टर कहते हैं। ठीक है, यानी किसी भी प्लेन के परपेंडिकुलर कोई लाइन उसे कहते हैं एरिया वेक्टर। जैसे कि आप इस अर्थ पर खड़े हैं तो आप इस अर्थ का एरिया का वेक्टर है क्योंकि आप उसके परपेंडिकुलर खड़े हैं। तो ए और बी के बीच का एंगल, अब यहाँ पर ये जो सॉफ्ट कोर लिया गया ना वो इसीलिए लिया गया है ताकि यहाँ पर हमेशा एंगल क्या हो, वो 90 डिग्री हो। कैसे, वो मैं समझा देता हूँ आपको। जब देखिए अगर आप सिलिंड्रिकल लेंगे, सिलेंडर को सामने से देखेंगे तो सिलेंडर कुछ ऐसे दिखेगा, लेकिन जब आप ऊपर से देखेंगे तो सिलेंडर आपको सिर्फ एक सर्किल दिखेगा। और ये सर्किल कैसा है, ये यहाँ पर मैग्नेट के बीच में है। मैग्नेट कैसा है मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये रहा मैग्नेट का नॉर्थ पोल और ये रहा मैग्नेट का साउथ पोल। आप कहाँ से देख रहे हैं भाई, ऊपर से देख रहे हैं, तभी सिलेंडर का सिर्फ सर्किल दिख रहा। और इसमें वायर कैसे गए हुए हैं, ये क्वाइल है, ये क्वाइल गए हुए, ऊपर से ऐसे दिखेगा, सिर्फ लाइन दिखेगी। अब इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है ना वो कैसे आ रही है, वो इस तरीके से आ रही, ऐसे आ रही, ऐसे आ रही, और यहाँ पर वैसे पास हो रही, ऐसे पास हो जा रही, इस तरीके से पास हो रही। तो हमें कौन सा लेना पड़ेगा, जो इसमें से जो पास कर रहे हैं उसी को तो लेना पड़ेगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया और ये हो गया एरिया का वेक्टर। तो दोनों के बीच एंगल कितना होगा, 90 डिग्री हो गया। इसीलिए क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू 90 लेना पड़ता है। इसलिए देखिए यहाँ पर टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीधे NIBA। और ये टाउ क्या होगा, आपने जो फोर्स लगाया, टॉर्क अप्लाइड, टॉर्क अप्लाइड, ये किसके बराबर होगा, रीस्टोरिंग टॉर्क के बराबर हो जाएगा, तभी तो वो बैलेंस हुआ। रीस्टोरिंग टॉर्क, आपने जो टॉर्क लगाया वो टॉर्क अप्लाइड है, उसने जो टॉर्क लगाया वो रीस्टोरिंग टॉर्क है, क्योंकि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन करना चाह रहा है। तो टॉर्क अप्लाइड कितना है, NIBA, और टॉर्क रिस्टोरिंग टॉर्क कितना है, फाई इंटू सी। यहां से देखिए आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां पर C अपॉन NIBA, ये फॉर्मूला आता है इसमें करंट का। अब एक बात समझना है हमें कि ये आई किस पे, हाँ बताइए सर। नीचे आई नहीं होगा, अच्छा सॉरी, हाँ नीचे आई नहीं होगा, यहाँ ए होगा ना, NBA सही है, इसको सही लिख देते हैं, ये होगा NBA। अब देखिए आई किस पे डिपेंड कर रहा है, आई एक तो सी और फाई पे डिपेंड कर रहा है, एन नंबर ऑफ कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड बी है, एरिया ए है। तो अगर आप किसी गैल्वेनोमीटर के लिए लेंगे, किसी एक फिक्स गैल्वेनोमीटर आपने उठाया, तो होगा क्या कि उसका जो एन नंबर ऑफ कॉइल्स है वो तो फिक्स होंगे, आप कॉइल तो बदल नहीं रहे हैं, एन कांस्टेंट है। वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर है वो भी कांस्टेंट बना रहेगा। कॉइल जो है उसका एरिया की बात की जाए तो वो भी कांस्टेंट ही बना रहेगा, ठीक है। और जो एंगल ऑफ ट्विस्ट है, एंगल ऑफ ट्विस्ट वो भी क्या होगा, वो एक सर्टेन अमाउंट के लिए कांस्टेंट रहेगा। लेकिन जो आई है, आई देखिए किससे वेरी करेगा, वो फाई से वेरी करेगा, फाई से वेरी करेगा, है ना भाई। नहीं, सी क्या था, वो टॉर्क था, है ना। लेकिन ये किस पे, जैसे जैसे मैंने कहा था ना, अगर आप 1 डिग्री करेंगे, 2 डिग्री करेंगे, 3 डिग्री करेंगे, 4 डिग्री करेंगे तो क्या होगा, सी होगा, 2C होगा, 3C होगा, और फाई कर देंगे तो 5C हो जाएगा। आप किसको बढ़ा रहे हैं, फाई को बढ़ा रहे हैं, फाई को बढ़ा रहे हैं। तो फाई क्या है, आउटपुट है और करंट इनपुट है। और फाई था क्या, एंगल ऑफ ट्विस्ट था, मतलब कि डिफ्लेक्शन। फाई क्या है, एंगल ऑफ ट्विस्ट यानी कि डिफ्लेक्शन। आप जितना ज्यादा उसको टर्न करेंगे, ये जो पॉइंटर है, निडल निडल पॉइंटर, उतना ही ज्यादा तो आगे जाएगा।
मतलब आप जितना करंट प्रोवाइड करेंगे उतना ही उसका पॉइंटर डिफ्लेक्ट करेगा। एक बात और मैं बता दूं, ये पॉइंटर अगर आपने इसका जो टर्मिनल से उसको चेंज कर दिया तो ये पॉइंटर क्या होता है, मिडिल में होता है। मिडिल में यहाँ पर 0 होता है, इधर पॉजिटिव होते हैं और इधर नेगेटिव होते हैं। आप ये टर्मिनल जैसे ही बदलेंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज कर देंगे, तो जो बीच का डिफ्लेक्टर होगा वो इस तरफ मूव कर जाएगा, और अगर आप फिर टर्मिनल बदलेंगे तो क्या होगा, फिर इस तरफ मूव कर जाएगा। तो ये क्या करता है, ये आपको डिफ्लेक्शन शो करेगा, पॉजिटिव में भी नेगेटिव में भी। आप ये डिपेंड करता है आप टर्मिनल कौन सा यूज कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये समझ में आ गया कि जितना आप करंट प्रोवाइड करेंगे उतना ही वहां पर एंगल ऑफ ट्विस्ट, यानी कि वहां पर उतना ही ज्यादा डिफ्लेक्शन मिलेगा पॉइंटर में। समझ में आया? यस सर।